रिकॉर्ड क्यों कर रही हो? अपलोड करूंगी यूट्यूब पे। क्यों भाई? वायरल होना है मैंने। अच्छा जी। अब हम आते हैं, कौन से पे थे हम? यहाँ पे टीबी हो गया। अब ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन गिवन द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिजिकल साइन कंसिस्टेंट विद डायग्नोस ऑफ नीमोथोरेक्स। अब नीमोथोरेक्स जो होता है इसमें क्या होगा, एयर भर जाएगी लंग्स के अंदर। और हमें पता है जब भी हम परकशन करते हैं और अंदर एयर इंक्रीज होती है तो कौन सी होगी? हाइपर हाइपर रेजोनेंस। रेजोनेंट। उसी तरह अगर वाटर होगा यानी प्लूरल इफ्यूजन स्टोनी होगा। डल। हाँ, और कंसोलिडेशन में डल। ठीक है, सॉलिड आ गया मुझे तो वो। नहीं हाँ। पता नहीं स्टोनी डल और डल में क्या ही फर्क है। वो फील कभी नहीं होता, बस एमसीक्यू के लिए, ठीक है। फिर क्या है, और न्यूमोथोरेक्स में दूसरा क्या होगा कि एयर भर जाएगी तो एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होंगे, ठीक है। हम्म। और इसके अलावा बस ये दो फीचर्स होते हैं, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स विद वो हाइपर तो रेजोनेंस नोट। प्लूरल प्लूरल फ्यूजन में भी तो एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होंगे या नहीं? नहीं, नहीं, सांस तो लेगा बंदा। ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट मतलब लंग कोलेप्स हो गया ना, तो उस साइड में तुम्हें सांस, आवाज ही नहीं आएगी सांस लेने की। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब हमारे पास जो नीमोथोरेक्स है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि उसी तरह अगर टेंशन नीमोथोरेक्स होगा तो ट्रेकियल शिफ्टिंग भी होगी, लेकिन टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। हम्म। ये हम याद रखना, ट्रेकियल डिविएशन टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। ये मैं देख लूं, कंफर्म कर लूं। स्पॉन्टेनियस में इसका उल्टा है ना, मैं भूल गई हूँ। नहीं, नहीं, स्पॉन्टेनियस में ट्रेकिया डेविएट ही नहीं होगा। ठीक है। मैंने क्या पढ़ा था कि डेविएट होता है। वो टेंशन में होगा। यहाँ पे मैंने तो पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस के अंदर होता है कि भाई वो सेम साइड पे डेविएट होता है ट्रैकिया, और टेंशन के अंदर अपोजिट साइड पे होता नहीं, वो। है। अच्छा। हाँ, तुम्हारी बात हो तो सकती है सही, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रही। एक में होता है, एक में सेम साइड पे होता है, एक में अपोजिट साइड पे होता है, वो मैं कंफर्म करके बता दूंगी। भूल जाओगे तुम, कितनी चीजें कंफर्म करनी है। लिखी है मैंने अपने पास। अच्छा। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास क्या है? फिजिकल साइन। अब यहाँ पे इसने कहा है कि फिजिकल साइन कंसिस्टेंट विद डायग्नोसिस। अब ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, लेकिन ये बी वाला फीचर तुम्हें टेंशन निमोथोरिक्स में मिलेगा, स्पॉन्टेनियस में नहीं मिलेगा। और ये वाला ट्रेकियल शिफ्टिंग वाला, सॉरी, ट्रेकियल शिफ्टिंग तो सेम साइड होती ही नहीं है, तो बस बी आंसर ठीक है, सॉरी। हाँ, बस। हम्म। ठीक है, क्या होगा, ट्रेकियल शिफ्टिंग होगी ऑन अपोजिट साइड। हम्म। तो इसलिए नेमोथोरिक्स में क्या होगा, हाइपर रेजोनेंट होगा परकशन पे। ठीक है। और उसके अलावा डिक्रीज एब्सेंट ब्रेथ साउंड होंगे, नॉट डिक्रीज। ठीक है, बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाते हैं, एब्सेंट एयर एंट्री, एब्सेंट ब्रेथ साउंड होंगे, और ट्रेकिया शिफ्टेड टू अपोजिट साइड। और इंक्रीज इन वोकल रेजोनेंस ऐसा कुछ नहीं होता, जब एयर ही नहीं है तो क्या नाम है, लंग ही नहीं है तो वोकल रेजोनेंस, ये वोकल रेजोनेंस इंक्रीज कब होती है, जब लंग सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जैसे कंसोलिडेशन हो गई ना नमूनिया में, तब वोकल रेजोनेंस हम्म। बढ़ जाती है। हम जब 9 9 कहते हैं, 9 9 बढ़ा हुआ मिलेगा। जो वीज होती है, ये तुम्हें दो केसेस केसेस में मिल सकती है, अस्थमा में मिल सकती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वालों में मिल सकती है। तीसरा, अगर फॉरेन बॉडी तुम्हारी किसी ब्रोंकाई वगैरह में अटक गई है तो तब भी वीज मिलेगी, ठीक है। हम्म। जब भी एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, एयरवे ब्रोंकाई ट्रेकिया इनकी, तब तब वीज मिलती है, तो ये भी नहीं होगा। कोर्स क्रेपिटेशंस जो हैं, ये ये एंड एक टर्म होती है, एंड इंस्पायरेटरी क्रेपिटेशंस। क्या? एंड इंस्पायरेटरी क्रेपिटेशंस। एंड इंस्पिरेटरी कैपिटेशंस। हाँ, अगर सवाल में हो पेशेंट को चेस्ट एक्सकलरेशन पे एंड इंस्पायरेटरी क्रेपिटेशंस है और साथ में क्लबिंग है, ठीक है। हम्म। और क्लबिंग है तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है ब्रोंकेक्टेसिस का। क्या? हम्म। ब्रोंकेक्टेसिस, ब्रोंकेक्टेसिस का। क्योंकि उसमें क्लबिंग होती है, क्रोनिक डिजीजेस की वजह से वो होता है। और एंड इंस्पायरेटरी क्रेपिटेशंस मिलेंगी। तो यहाँ पे कोर्स क्रेपिटिक कहाँ गया? कोर्स क्रेपिटेशंस भी इसमें न्यूमोथोरिक्स में नहीं मिलती, तो बेस्ट आंसर क्या होगा, हाइपर रेजोनेंट ऑन परकशन। ठीक है, अब ये करें कि यहाँ पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कोई दी होगी लेफ्ट साइड पे ही उन्होंने बताया होगा, तो लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट उसके पिक्चर की बुनियाद पे या जो भी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में उसकी बुनियाद पे लिखा है, आई समझ? क्रॉस कैपिटेशंस किस किस में मिल सकते हैं? देखते हैं। यार मेरी मोबाइल नहीं, कॉल करूंगी। और
मेरी मोबाइल पे कॉल करो। कर रही हूँ। हाँ मिल गई। और स्ट्राइडर जो होगा, वो दैट इज बच्चों में बिकॉज होता है। ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज की वजह से होगा ना हाँ स्ट्राइडर। बच्चों में होता है वो। और क्रेपिटेशंस जो होती हैं वो एक तो वीज होती है, क्रेपिटेशन होती है। क्रेपिटेशन जो होगी वो क्रैकलिंग साउंड आएगी लंग्स में, और वीज जो होगी वो विस्लिंग साउंड आएगी। अच्छा, तो वीज हम। क्रेपिटेशन जो है ये मिलेंगी जब तुम्हारे लंग लंग बेस में जो है वो क्रेपिटेशंस मिलती हैं इन केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा। ठीक है। उसी तरह नमूनिया में भी अगर एक्सेस में जब भी सीक्रेशन आएंगी ना तब क्या होगा, कैपिटेशंस होंगी। अच्छा। तो तो पल्मोनरी। ब्रोंकिक्टेसिस वालों में होती है, लेकिन एंड इंस्पायरेटरी क्रेपिटेशन ये उसके लिए खास लफ्ज है। उसी तरह अच्छा। पल्मोनरी एडिमा में कोर्स क्रेपिटेशन मिलेंगी। ठीक है। उसी तरह बाकी भी जब भी सीक्रेशन सवाल में बढ़ेंगी तब क्रेपिटेशन होंगी, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे निमोथोरेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। सही, चलो ठीक है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में फाइन क्रेपिटेशंस होती हैं, एडिमा और ब्रोंकिक्टेसिस में कोर्स क्रेपिटेशंस। पल्मोनरी एडिमा में और एंड इंस्पायरेटरी क्रेपिटेशंस किसमें, ये तुम्हारा। वो ब्रोंकिक्टेसिस। हाँ। तो एंड वो क्या नाम है, फाइन क्रेपिटेशंस किसमें, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में। फाइन क्रेपिटेशन मिलती है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सही है। अच्छा, अब इसके बाद नीचे क्या ये रहा 12, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्सरे ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है कि बेसिकली ये जो एल्वियोला वाला जो बैरियर है ना ये खराब हो गया है। कोई भी हो कॉज हो सकता है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि आपके वो मीडिएटर्स, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, वो इसको डैमेज कर देते हैं। ठीक है। उसी तरह जब भी लंग में पानी भर जाए लेकिन हार्ट कॉज ना हो उसका, तब हम हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। हाँ, तो एक्यूट हम्म। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अगर हम कॉजेज की बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपका एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कॉज हो सकता है। ठीक है। और उसके अलावा तुम्हारा स्कॉर्पियन स्टिंग की वजह से होता है, स्नेक बाइट वालों को एक्यूट एआरडीएस हो जाता है। और एआरडीएस जो है कोविड 19 में बहुत कॉमन था, इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। और क्या थे एआरडीएस के कॉजेज। हाँ, अगर डायरेक्ट कोई लंग इंजरी हो जाए, बर्न्स के पेशेंट में एआरडीएस हो सकता है। एआरडीएस के कॉजेज को ना मतलब यूं लिखते हैं कि डायरेक्ट कॉजेज, इनडायरेक्ट कॉजेज। एक होते हैं लंग के अपने मसाइल और एक होते हैं बाहर के मसाइल। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस बाहर का मसला हो गया, और तुम्हारा क्या नाम है बर्न्स बाहर का मसला हो गया, कोई लंग का ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से एआरटीएस एआरडीएस हो सकता है। मतलब फिलहाल चेस्ट हो गया, इतनी ज्यादा इंजरी हुई कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हुए, उसने क्या किया कि एल्वेओलाई और ब्लड वेसल के बैरियर को ब्रेक कर दिया। ठीक है। तो उसके हम्म। अलावा हमारे नमूनिया की कॉम्प्लिकेशन एआरडीएस से, कोविड 19 की कॉम्प्लिकेशन एआरडीएस से ऐसे होता है। उसमें क्या होता है कि आपको पूरे लंग के अंदर समझो ऐसे पानी पानी भर जाता है, लेकिन ज्यादा हम्म। कहाँ पे होता है, वो पेरीफ्री में होता है, दोनों लंग्स में होगा। ठीक है। तो ये बायलेटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग यू विल सी ऑन एक्सरे ऑफ एआरडीएस। आई समझ। सही। लेकिन बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स ये मिलेंगे। जरूर होगा कि तुम्हारे पास उसमें नॉर्मल कार्डियक साइन होगी, क्योंकि हमने क्या कहा कि एआरडीएस में क्या नॉन होगा। कार्डियोजेनिक है। हाँ, लेकिन फिर भी कैरेक्टरिस्टिक सवाल में पूछा है, सिर्फ नॉर्मल कार्डियक साइज नहीं, लेकिन उसमें क्या है, बायलेटरल लंग इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये हम्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एआरडीएस का। उसके अलावा न्यूमोथोरिक्स। हम्म। उसमें नीमोथेरेक्स में क्या होगा एक्सरे पे, वो कोलेप्स। नहीं, वो मिलेगा ना, ब्लैक फील्ड मिलेगी ना। हाँ डार्क ब्लैक। हाँ हाँ डार्क ब्लैक वो मिलेगी, क्या कहते हैं। और उसमें जो वेसिकल्स होते हैं वो वगैरह हमें नहीं मिलेंगे। यूं होगा हाँ, न्यूमोथोरेक्स में क्या होगा कि तुम्हारा लंग कोलेप्स लगा पड़ा होगा, तो ये होगा कोलेप्स लंग विथ प्लूरा विजिबल होगा, लेकिन लंग्स कोलेप्स लगा पड़ा होगा। या फिर यूं होगा कि एब्सेंट वेस्कुलर शेडोज, क्योंकि अब लंग जो है वो पूरा एयर भर गई ना उसमें, तो ये जो तुम्हारे वेस्कुलर मार्किंग्स होती हैं ये सब एब्सेंट हो जाएंगी, बिकॉज लंग्स जो है वो प्रेस हो गया है। ठीक है। तो न्यूमोथोरेक्स हम्म। में ये फीचर्स होते हैं। जो प्लूरल इफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है कि वो ब्लड मिलेगा, मेनिस्कस साइज मिलेगा इसके अंदर। हाँ, और मिनिस्कस वो जो साइन हमारे तो कार्डियोपल्मोनरी जो वो होंगे वो गायब हो जाएंगे। किसमें। सीपी जो एंगल होता है। हाँ 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 कार्डियोपल्मोनरी, हाँ हाँ कोस्टोफरेनिक, सॉरी। हाँ कोस्टोफरेनिक। कोस्टोफ्रेनी।
वो प्लूरल इफ्यूजन मेनिस्कस साइन, वही बात। ठीक है, और यूनिलेटरल इन्फ्लेटेड यूनिलेटरल होगा, एआरडीएस हमेशा बायलेटरल होगा, क्योंकि जो भी कॉज होगा उसने पूरे दोनों लंग्स को डैमेज कर दिया होगा। हम्म। तो न्यूमोथोराई में तुमने बोला था कि लंग कोलैप्स मिलेगा। और हाँ, क्या था? न्यूमोथोरेक्स में, और एब्सेंट वेस्कुलर शेडोज, यानी नहीं, जो लंग लंग, कोलैप्स के साथ क्या था? क्योंकि मुझे तो प्लूरल बस रिफ्लेक्शन। न्यूमोथोरैक्स का वही फ्लू है। रिफ्लेक्शन इतना तो ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन बस मतलब प्लूरा नजर आएगा, क्योंकि वो जो लाइनिंग है, लेकिन लंग्स लंग्स खुद एब्सेंट हो जाए लगेगा, कोलेप्स होने की वजह से एब्सेंट होगा। अच्छा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो न्यूमोथोरैक्स की वही वाली फील्ड है कि बिल्कुल बड़े बड़े लंग्स लगे पड़े हैं, ब्लैक बिल्कुल लगे पड़े वो हैं, और वेसिकुलर वो नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स सीओपीडी में होगे ना। निमोथोरेक्स में क्या है कि तुम्हारा जो लंग्स है, उसके यहाँ से एयर आ गई है, उसने यहाँ एयर बहुत भर गई है, तो तुम्हारा लंग क्या होगा, हम्म। अंदर होके बिल्कुल कोलेप्स हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, अ 30 year old lactating mother advise anti थे, which of the following contraindicate, contraindicated हमने क्या पढ़ी? वो पायरेजिनामाइड और एथेनब्यूटोल, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन तो देनी है। हाँ, लेकिन ये तीसरी तुम्हारी क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ लिखी है ना, इसका साइड इफेक्ट हमने पता नहीं ऊपर डिस्कस किया है नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेप्टोमाइसिन स्टडीज ने 100% प्रूव किया है कि ये ऑटोटॉक्सिसिटी करवाती है, क्या करवाती है, कान को। और ऑटोटॉक्सिक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बच्चों, इसीलिए ये तो अब ना प्रेग्नेंट वुमन को देते हैं ना एडल्ट को, ये बंद हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी भी मैनेजमेंट में पढ़ते नहीं है कि अगर ये नहीं, नहीं, चार नहीं देंगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे। नेवर नेवर, फिर हमारे पास सेकंड लाइन आती है जिसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स है और आईवी इंजेक्टेबल्स हैं, ये नहीं होती हमारे पास, अच्छा। बंद हो गई है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेप्टोमाइसिन है। फिर तुम्हारी, अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑप्शन में नहीं है तो यू कैन गो फॉर पायरिजीनामाइड, ठीक है। हम्म। ठीक ठीक है। है, इथेम्बुटोल कलर ब्लाइंडनेस करवाती है, लेकिन ये है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन फिर पायरिजीनामाइड, ये कर लेंगे हम, ठीक है। हम्म। अच्छा, फिर फिफ्टी उसके, फाइव ईयर और क्या, कुछ नहीं, बोलो। A 55-year-old smoker present with shortness of breath, mild cough. On examination, percussion is hyper-resonant on both sides of chest. Chest is hyper-inflated lung fluid. What is the most common appropriate diagnosis? अब हमारे पास क्या है अगला, न्यूमोथोरैक्स। नहीं, देखो स्मोकर है, विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, लेकिन माइल्ड कफ है, ठीक है। हाँ। नीमोथोरिक्स वाला तुम्हारे पास शदीद डिस्निया के साथ आएगा, इमरजेंसी का केस है वो, सही है। ठीक है। अब स्मोकर है, माइल्ड काफे में तो नहीं पड़ा। दो डिफरेंशियल, या तो कैंसर या फिर सीओपीडी। हम्म। सीओपीडी में स्पेसिफिकली तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या फीचर है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग फील्स, बैरल शेप चेस्ट होता है ना सीओपीडी हाँ। में, बहुत ज्यादा हम्म। बड़ा, ये हाइपर इन्फ्लेटेड लंग फील उसको कहते हैं। ब्लैक, डार्क ब्लैक लंग होंगे, बहुत बड़े लंग होंगे, डायफ्राम की स्ट्रेटनिंग होगी, और क्या नाम है, बैरल शेप चेस्ट। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ, एम्फाइसीमा वाले। हम्म। और अच्छा। क्या है, अगर नीमोथोरिक्स एम्फाइसीमा में होता है, क्यों होता है, उनमें जो बुल्ला बन जाते हैं ना, जो हमने, ये बुल्लास जो है, ये रप्चर हो सकते हम्म। हैं, तो स्पॉन्टेनियस नीमोथोरिक्स होगा। लेकिन क्या वो हम्म। बायलेटरली, तो उसकी वजह से ऑफकोर्स वो एरिया हाइपर रेजोनेंट हमें सुनाई देगा, लेकिन बोथ साइड ऑफ चेस्ट पे वो नहीं होगा, ऐसे थोड़ी है दोनों लंग्स में एक साथ बुल्ला रप्चर होंगे। अच्छा, हाँ सही। हीमोथोरिक्स तो हमेशा तुम्हारे पास मोस्टली यूनिलेटरल ही आएगा, एक लंग में हम्म। मसला होगा ना, तो यहाँ पे है बोथ साइड ऑफ चेस्ट पे हाइपर, क्यों क्योंकि इनमें इम्फाइसीमा में बुल्ला बनने की वजह से क्या होता है, उनके लंग्स जो हैं, एयर उनमें बहुत ज्यादा ट्रेप होती रहती है, जाया भी हो जाती है, लंग्स बहुत बड़ी साइज के हो जाते हैं, तुम्हारे स्ट्रेटनिंग ऑफ डायफ्राम, बायलेटरल हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होंगे, डार्क कलर्ड लंग्स होंगे, हाइपर रेजोनेंट लंग्स होंगे, आई समझ। हम्म। तो ये एम्फाइसीमा का फीचर हुए। अब मेल पेशेंट, और क्या ऑप्शन थे, ब्रोंकेक्टेसिस में ऐसे नहीं होता, ये एम्फाइसीमा में होता है, और ब्रोंकेक्टेसिस में तो ये कोपियस, ब्रोंकेक्टेसिस में होगा कि इंसान जो है फाउल स्मेलिंग कोपियस स्प्यूटम निकालता रहता है, क्लबिंग होगी, और एन इंस्पायरेटरी क्रेपिटेशंस होंगी, ठीक है। हम्म। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाला भी खांसता रहेगा, लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्लबिंग नहीं होती, हम्म। दोनों में ही कोपियस स्प्यूटम डिस्चार्ज होता है, लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्लबिंग नहीं होगी, ब्रोंकेक्टाइसिस वाले में क्लबिंग होगी। होगी। तो इसमें चेस्ट एक्सरे कैसा होगा? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का चेस्ट रे वो तो कभी पढ़ाया ही नहीं है। हम्म।
तो सही। उस ऐसे कुछ खास नहीं है उसकी फाइंडिंग। ये जो बैरल शेफ चेस्ट है वो एम्फाइसीमा की खासियत है। अ मेल हम्म। पेशेंट में 15-year-old कंप्लेन ऑफ लो ग्रेड फीवर, ब्रेथलेसनेस, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग एट नाइट साइड। ऑन एग्जामिनेशन चेस्ट मूवमेंट एंड एक्सपेंशन रिड्यूस्ड ऑन राइट साइड ऑफ चेस्ट विद डल परकशन नोट एंड डिक्रीज ब्रेथ साउंड, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। ठीक है। अब क्या है, लो ग्रेड फीवर के साथ है, यानी कुछ इन्फेक्शन कॉज है। ठीक है। हम्म। फिर क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इन राइट साइड। जो प्लूरल इफ्यूजन वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनको जिस साइड की प्लूरल इफ्यूजन होती है वो उस साइड पे सोएंगे, तो वो उनको हम्म। क्या होगा कि वो लंग कंप्रेस होगा, तो उनको उस साइड पे सांस नहीं आती। ठीक है। तो इसीलिए हम्म। हम प्लूरल इफ्यूजन वालों के लिए लिखते हैं कि उनको होती है ट्रेपिपनिया, यानी वो लेटरल साइड पे, जिस साइड पे सोएंगे ना, उनको लेटरल सोने पे सांस में लेने में मसला होता है। एक हमने हार्ट में पढ़ा है ऑर्थोपनिया, कि लेटने से सांस नहीं आती। ठीक है। हम्म। उसी तरह लंग्स में हमने क्या पढ़ा है, प्लूरल इफ्यूजन में एक साइड पे, जिस साइड पे प्लूरल इफ्यूजन है उस साइड लेटने पे सांस नहीं आती। तो वो एक हम्म। इसको ये मसला है कि ब्रेथलेस एंड डिफिकल्टी इन स्लीपिंग ऑन राइट साइड है। फिर हम्म। और क्या है, चेस्ट मूवमेंट एक्सपेंशन रिड्यूस्ड है, राइट, सिर्फ राइट साइड पे चेस्ट एक्सपेंशन रिड्यूस है। फिर डल परकशन नोट है। ठीक है। हम्म। अगर तुम ब्रेथलेसनेस देख के फॉर एग्जांपल नीमोथोरेक्स की तरफ चली जाओ, लेकिन डल परकशन नीमोथोरेक्स में नहीं होगी, सॉरी, हम्म। डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स को देखकर तुम अगर नीमोथोरेक्स सोचने लग जाओ तो नहीं, एक तो नीमोथोरेक्स में उस साइड पे एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होंगे। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज है क्योंकि लंग छोटा हो गया है ना पानी भरने की वजह हम्म। से प्लूरा में, तो इस वजह से। और हम्म। स्टोनी डल परकशन नोट, ये तुम्हें सारे फीचर्स क्या बता रहा है कि पेशेंट को क्या है, राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन। हम्म। फाइब्रोसिस ऑफ लंग में ऐसा परकशन पे आपको क्या होगा, जब भी फाइब्रोस में तो हाइपर रेजोनेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब भी सॉलिड होगा ना, तो परकशन, हम्म। सॉलिड इज अ गुड कंडक्टर वो साउंड का, तो परकशन नोट सॉलिड में हाइपर रेजोनेंट होता है। उसी तरह नमूनिया में भी क्या होता है, कंसोलिडेशन होती है, तो उसमें भी क्या होगा, हाइपर रेजोनेंट। हाइपर। हाँ, हम्म। सीओपीडी में भी हाइपर रेजोनेंट होगा। ठीक है। तो ये तुम्हारे ऑप्शंस हम्म। निकल गए। कोलेप्स राइट लंग क्या होगा, उसमें क्या होगा, वो भी लंग कोलेप्स हो गया, एयर जमा होगी तो नहीं, कोलेप्स लंग में क्या होगा, परकशन पे हाइपर, हाँ, कोलेप्स लंग मतलब बेसिकली नीचे क्या हो गया है तुम्हारा, वो क्या कहते हैं, एयर जमा हो गई है ना, जैसे नीमोथोरेक्स का केस है, हम्म। कोलेप्स लंग हो गया है, तब भी हाइपर रेजोनेंट होता है। सही। तो प्लूरल इफ्यूजन इसका होगा, उसमें डल परकशन नोट होता है। फिर हमारे इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम द प्लूरल इफ्यूजन इन, हमने कल डिस्कस किया था, मैंने तुम्हें वॉइस नोट भेजा था कि प्लूरल इफ्यूजन दो तरह की होती है। एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव। हाँ, तो एग्जीडेटिव और जो इन्फेक्शन। तो लाइट्स क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे हम इसको करते हैं। तो अगर लाइट्स क्राइटेरिया में तीन होते हैं, एक तो एलडीएच का जो सीरम और प्लूरल इफ्यूजन का रेशो देखना होता है, वो अगर लेस देन 0.6 होगा, और जो प्रोटीन्स होंगे वो भी जीरो लेस देन 0.5 होंगे, और एलडीएच जो है वो 2/3 से कम होगा, तो वो हमारा जाएगा वो ट्रांसयूटेटिव। बाकी अगर इससे ज़्यादा होगा, 0.6 से ज़्यादा होगा एलडीएच, 0.5 से प्रोटीन ज़्यादा होगा, तो वो जाएगा उसके अंदर एग्ज्यूडेटिव के अंदर। और फिर तुमने कहा था कि ट्रांसयूडेटिव के अंदर हमारे पास जो कॉजेज आते हैं वो उस वजह से आते हैं कि हमारा जो हमारा प्रेशर जो होता है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, हाइड्रोस्टेटिक और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में ऑन्कोटिक प्रेशर के अंदर डिसबैलेंस हो जाएगा, तो वो तो कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में था, सिरोसिस में भी था क्योंकि एल्ब्यूमिन हमारा कम हो जाता है, और वो एंटेरोपैथी था हमारा उसमें ये सब कम हो जाता है। बाकी अगर हमारी दूसरी कंडीशन जो होंगी उनके अंदर हमें वो मिलेगा एग्जूडेटिव। तो यहाँ पे क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ट्रांसयूडेटिव। हाँ, एग्जुडेटिव और इन्फेक्शन वगैरह कॉज होंगे। हेमरेजिक कब होगा, जब ब्लड, प्लूरल में कब होगा, जब क्या होगा, जब पल्मोनरी वो हो ना इंजरी वगैरह, तब प्लूरल क्या होगा, प्लूरल हेमरेजिक होगा। उसके अलावा जो है फिब्रिनस, पता नहीं कब होगा, वो मैं देखती हूँ। और कौन से हैं यहाँ पे, प्रूलेंट अगेन इन्फेक्शन के केस में होगा। एक्सुडेटिव के सारे तुमने कॉजेज बता दिए। ये वही, ये फिब ऐसे नहीं है कि तुम यूं समझो कि फिब्रिनस है तो वो ट्रांसुडेटिव में आएगा। फिब्रिनस, हेमरेजिक, प्लूरल, ये सारे एक्सुडेटिव में होंगे, लेकिन एक्सुडेटिव में भी फिर थोड़े टाइप होते हैं ना, कलर की बेसिस पे, अगर लाल रंग का है तो हेमरेजिक प्लूरल इफ्यूजन हुई,
तो उसी तरह हम्म। अब उसी तरह फिर कभी हमारे पास क्या होता है कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। तो हम जब प्लूरा को देखते हैं ना, उसमें अमाइलेज बढ़ा होता है, क्योंकि हमें पता है ना पेनक्रियाज की दो एंजाइम है, लाइपेस और अमाइलेज। तो अमाइलेज हम्म। पेनक्रियाज में बढ़ा होता है। तो इसीलिए फिर हम हम्म। फर्दर एग्जामिनेशन वो आएगा एक्सुडेटिव में ही, लेकिन फर्दर उसमें अमाइलेज बढ़ा होगा। अच्छा। मेलिग्नेंसी की वजह से हेमरेजिक सॉरी हेमरेजिक प्लूरल इफ्यूजन होगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब ब्लड वेसल को स्टॉप कर देता है ना आगे फ्लो होने से, तो ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है, तो हेमरेजिक होगा। टीबी भी हेमरेजिक करवा सकती है, ट्रोमा में भी हेमरेजिक होगा। और फिब्रिनस प्लूरल इफ्यूजन। मेलिग्नेंसी में हेमरेजिक होगा, ट्रॉमा में हेमरेजिक होगा, पैंक्रियाटाइटिस में हेमरेजिक होगा। नहीं, अक्यूट। पेंक्रियाटाइटिस में हेमरेजिक नहीं होगा। अच्छा। पल्मोनरी इन्फाक्शन हो गया तो उसमें पल क्या है, आरबीसीज मिलेंगे। हाँ, पल्मोनरी पल्मोनरी एडिमा में मिलेगा, ठीक है। नहीं, दोबारा सुनो। हेमरेजिक कब मिलेगा, जब पल्मोनरी इन्फाक्शन हो गया है, ठीक है। तो इन्फाक्शन, वहां ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा, बाकी जो आगे ब्लड, पीछे जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो सकती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हेमरेजिक मिलेगा। उसी तरह मेलिग्नेंसी में हेमरेजिक हो सकता है, ठीक है। उसी तरह हम्म। मेलिग ठीक है, और उसके अलावा मेलिग्नेंसी है, पल्मोनरी इन्फाक्शन है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये हेमरेजिक के कॉजेज हैं। और फिब्रिनस प्लूरल इफ्यूजन का कॉज क्या है, ये तुम्हारा टीबी मोस्ट कॉमन। अच्छा, तुमने अभी बोला टीबी हेमरेजिक में भी हो सकता है। हाँ, सब मिक्स है, इसमें स्पेसिफिक नहीं है ये, मतलब ये कोई सवाल नहीं हुआ, इसीलिए दीपक मरवा ने भी ठीक नहीं है। बताया। ठीक है। लेकिन अगर सवाल में, ये मैंने चैट पे अभी सवाल पूछा तो उसने कहा कि अगर सवाल में है कि फिब्रिनस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, टीबी। ठीक है। ये चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग है, अब ऐसा उसने कुछ पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे एग्जीक्यूटिव है, ऊपर वाले चार ऑप्शन, नीचे ट्रांजिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। अब 15 ईयर और अच्छा, यहाँ पे ना इन सीओपी ये लंग्स के केस में तो सवाल में एज को जरूर देखना। अभी यंग पेशेंट की बात हो रही है, ठीक है। हम्म। प्रेजेंटेड विथ सडन onset ऑफ ब्रेथलेसनेस, बायलेटरल पॉलीफेजिक वीज आर हर्ड ऑन चेस्ट, बायलेटरल वीज आ रही हैं, बच्चा है, हम्म। सडन onset ऑफ, ठीक है। acute dyspnea with bilateral wheeze is characteristic feature of bronchial asthma। यूनिलेटरल वीज की बात करें किसी बच्चे में, अचानक से सडन onset ऑफ ब्रेथलेसनेस विथ यूनिलेटरल वीज आएगा तो तुम्हारा कॉज क्या होगा, फॉरेन बॉडी, क्या। फॉरेन बॉडी। लेकिन अगर बायलेटरल वीज की बात होगी तो कॉज क्या होगा। और ब्रोंकियल एल्समा। हम्म। उसके अलावा अक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस जो है उसमें ऐसे वीज नहीं होता। ये तो खैर पीट्स का सवाल है। हाँ, ये काम है मेरे। अच्छा, उसके बाद एक सेकेंड। हाँ, फिर उसके बाद क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में स्प्यूटम प्रोडक्शन वाला सीन होगा। पल्मोनरी में, टीबी में वेट लॉस, एनोरेक्सिया होगा, और प्रोडक्टिव कफ। नमूनिया में प्रोडक्टिव कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बाकी सब में हो सकता है, लेकिन वीज जो है वो ब्रोंकियल एज्मा में होता है, क्योंकि ट्रेकिया जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट हो जाती है अस्थमा में, आई समझ। अच्छा। हाइपर यूरिसीमिया इज मेजर साइड इफेक्ट ऑफ। हाइपरयूरिसीमिया उसमें था, पायरिजिनामाइड। हाँ, और पाइरिजिनामाइड इज द मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक, ठीक है। हाँ। आइसोनियाजिड विटामिन बी 6 डेफिशिएंसी, जिसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी हम्म। सिक्स नॉन एज पायरिडॉक्सिन। ड्रग पायरिजीनामाइड है, और विटामिन बी 6 का दूसरा नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन, मिक्स नहीं कर देना। हम्म। पायरिजीनामाइड टॉक्सिक। तो हाइपर यूरिसीमिया और हेपेटोटॉक्सिक। लेकिन हम्म। स्ट्रेप्टोमाइसिन दी ही नहीं जाती, क्यों नहीं दी जाती, ये बेहरा कर। ऑटोटॉक्सिक होती है। हाँ। Which of the following is earliest feature in a ECG? Pulmonary embolism, flattening PMA, QRS, sine wave, right venous strain in tachycardia। पल्मोनरी embolism में सब क्या होगा, बंदा अचानक से सडन सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया होगा, ठीक है। हाँ। अब उस सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया, सांस नहीं आ रही, तो आपका ऑटोमेटिकली हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। हम्म। तो हार्ट रेट को अगर इंक्रीज होगा तो ईसीजी पे वो कैसे शो होगा, इसको कहते हैं साइनस टेकिकार्डिया। क्या कहते हैं, साइनस टैकीकार्डिया, इसमें टी वेव इन्वर्स होती है ना। साइनस साइनस टेकिकार्डिया। टैकीकार्डिया में नहीं, लेकिन पल्मोनरी एडीमा में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, सॉरी। टी वेव इनवर्स, नहीं नहीं। टी वेव। नहीं, टी वेव इनवर्स एस तो वन क्यू S1Q3 T3 किस में मिलता है? वो इसमें ही मिल रहा है, S1
Q3 और T3। लेकिन ये इसकी स्पेसिफिक फाइंडिंग है, लेकिन तुम्हें नॉर्मली कभी भी मोस्टली जो भी पल्मोनरी एडिमा वाले सॉरी एम्बोलिज्म की बात हो रही है उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलता नहीं है। मोस्ट अच्छा। कॉमन ईसीजी फाइंडिंग इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज साइनस टेकिकार्डिया, यानी इंक्रीज इन हार्ट रेट, ठीक है। हम्म। तो इससे ना हो कि ये ऑप्शन हो और साइनस टेकिकार्डिया लिखा हो तो तुम इसको सिलेक्ट करो, ये नहीं सिलेक्ट करना। ये अक्सर हम्म लोग समझते हैं कि ये होती है, नहीं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले में ईसीजी में क्या मिलेगा, साइनस टेकिकार्डिया बस, ठीक है, और कोई मसला नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, साइनस टेकिकार्डिया, इन्होंने यहाँ पे टेकिकार्डिया लिखा है। दूसरा क्या है हम्म। कि हमने ये पढ़ा कि जब भी तुम्हारे लेफ्ट लंग में मसला होगा तो हार्ट का कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा। राइट साइड। तो राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये ईसीजी पे नहीं मिलता है, ये इको पे मिलता है। अब इन्होंने एमी लम्स वाले बकवास सवाल बनाते, तो ईसीजी पे टेकिकार्डिया मिलता है, बाकी इनमें से कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। हम्म। और हम्म। राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन कहाँ मिलता है, इको पे। हम्म। यानी क्योंकि प्रेशर पड़ा है ना, राइट वेंट्रिकुलर चाह रहा है कि लंग्स में खून भेजे, लंग्स में ब्लड वेसल जो एक ब्लॉक लगी पड़ी है पूरी, तो ब्लड जा नहीं रहा, तो राइट वेंट्रिकुलर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसमें स्ट्रेन, इस वजह से उस पर प्रेशर आएगा, ठीक है। हम्म। BP 170, S1 S2 ऑडिबल, नो एडेड साउंड और मरमर ऑडिबल, नॉर्मल वेसिकुलर ब्रीथिंग बायलेटरली, ECG शो साइनस टेकिकार्डिया, इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, S1 QT33 ऑक्सीजन सेचुरेशन एम्बियंट इज 89%, डी डायमर पॉजिटिव, व्हाट इज द मोस्ट क्या कहते हैं शल एडवाइस। ये सारा केस तुम्हें क्या बता रहा है, पेशेंट को क्या है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म। हाँ, तो उसके लिए हमारे पास इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, वो CTPA, सीटी एंजियोग्राफी। सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ये तो आरटी। गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। वो गोल्ड स्टैंडर्ड है सिर्फ पल्मोनरी एंजियोग्राफी, वो इन्वेजिव होती है, अच्छा। तो हम वो हम्म। नहीं करते, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते। या क्या हेलिकल, सीटी, पल्मोनरी, आर्टियोग्राफी लिखा हुआ है, एंजियोग्राफी होना चाहिए, पर खैर ठीक है। अगर हम्म। प्रेग्नेंट औरत होती तो तुम्हारा आंसर होता VQ, वेंट्रिकुलर परफ्यूजन स्कैन, प्रेग्नेंट औरत में, हम्म। ठीक है। और अगर सवाल में होता कि होता नहीं है, तो इसलिए हम बात भी नहीं करते। चलो, और क्या है, डी डाइमर बढ़ा होना इज अ, और ये क्यूट रायन बंडल। नेगेटिव नेगेटिव क्यों, डी डाइमर अगर ज्यादा बड़ा होता है तो वो तो एक्सक्लूजन के लिए यूज करते हैं ना। नहीं नहीं, डी डाइमर बढ़ा हुआ होना मीन्स के पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। तो ये मैंने कहाँ पढ़ा था। तुमने चलो ये पढ़ा होगा कि टफ इसके हो अगर गया। डी डाइम नहीं, डी डाइमर अगर नेगेटिव नहीं है, लो है, हम्म। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हम्म। इसकी हाई नेगेटिव प्रेडिक्टेबिलिटी है। यानी अगर डी डाइमर बढ़ा हुआ है तो काफी कॉजेज में से एक पेशेंट का कॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर डी अच्छा। डायमंड डिक्रीज है या नॉर्मल है तो इट प्रूव्स कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो ही नहीं सकता। जिस ऐसे हो ना, जिस टेस्ट के बाद आपका पॉजिटिव आने से काफी सारे बीमारियां डिफरेंशियल्स में आ जाएं, लेकिन जिसके हम्म। नेगेटिव आने से आपको हो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो ही नहीं सकता, इस टेस्ट को, इसलिए हम डी डायमर को कहते हैं कि डी डायमर हैव हाई नेगेटिव प्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है। अच्छा सही, हाँ ये पढ़ा था। अच्छा, ये RBB कुछ भी नहीं है, बस राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के है, क्योंकि हमने पढ़ा लंग भी जब भी मसला होगा लंग का, तो लंग राइट हार्ट पे होगा, तो राइट हार्ट में डैमेज की वजह से राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा, ठीक है। राइट हम्म। हार्ट का ही होता है ये। और दूसरा क्या है, ECG पे साइनस टेकिकार्डिया है। और क्या है, नो एडेड साउंड्स है, S1 S2, क्योंकि तुम्हारी हार्ट बिल्कुल ठीक लगी पड़ी है। हम्म। बीपी लो हो रहा है पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट डिस्निया में जा रहा है, और हार्ट रेट बढ़ेगा और बीपी लो होगा। अच्छा, अब इसमें ट्रोपोनिन 1 हार्ट रेट किसके लिए करते हैं, हम अगर सस्पेक्ट कर रहे होते पेशेंट को क्या है। एमआई में। हाँ, इन्वेजिव पल्मोनरी एंजियो, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। हम्म। ये हम्म। जो तुमने पूछा था, ठीक है। प्रो BNP जो है ये अगेन हार्ट फेलियर का है, ये इंक्रीज होगा हार्ट फेलियर में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में नॉर्मल होगा, तो इसलिए हम ये भी नहीं करवाएंगे। हो गया। हम्म। A male patient of 40 years having history of recurrent cough with sputum at early morning. हम्म। Sputum was foul smelling. On examination, he have clubbing and coarse crepitation on chest. ब्रोंकिक्टेसिस। हाँ, पल्मोनरी टीबी में फाउल स्मेलिंग नहीं होगा, क्लबिंग क्लबिंग होगी टीबी में, सही है, लेकिन उसमें ये हम्म। नहीं
करंट, कफ, स्प्यूटम, मॉर्निंग स्प्यूटम नहीं हुआ। ब्रोंकिक्टेसिस मालूम है, मॉर्निंग में बहुत ज्यादा उनकी स्प्यूटम प्रोडक्शन होती है, और फाउल स्मेलिंग स्प्यूटम होता है। फाउल स्मेलिंग स्प्यूटम एक ब्रोंकिक्टेसिस में होगा, दूसरा फाउल स्मेलिंग स्प्यूटम लंग एब्सिस में होगा, ठीक है। हम्म। सही। और कोर्स क्रेपिटेशन हमने ब्रोंकिक्टेसिस में, एंड इंस्पायरेटरी कोर्स क्रेपिटेशन, ये इसका खास वर्ड है। टीबी कार्सिनोमा। में क्या था? टीबी में क्रेपिटेशन थी कब? नहीं नहीं, टीबी में क्या मिलेगा? कोई फाइंडिंग मिलती है? हाँ, कैविटी मिलेगी एक्सरे पे। नहीं नहीं, ऑस्कल्टेशन पे। अब वो कैविटी वाला एरिया हाइपर रेजोनेंट होगा, और अब वो मोस्टली अच्छा। अपर लोब हाइपर रेजोनेंट होगा, ठीक है। सही है। क्योंकि टीबी अपर लोब में होती है। क्रोनिक। क्रेपिटेशंस हमने पढ़ी थी, अब ब्रोंकिक्टेसिस में मिलेगी। और क्या क्या? क्रेपिटेशन जो थी हमें, एक तो फाइन क्रेपिटेशन फाइब्रोसिस में मिल रही थी, और कोर्स क्रेपिटेशन ब्रोंकिक्टेसिस में मिल रही थी, और किस में मिल रही थी? क्रॉस कैपिटेशन जब भी तुम्हारा नमूनिया हो गया उसमें मिलेगी, और एडिमा हो गया उसमें मिलेगी, सब में मिलेंगी। जब भी तुम्हारा मतलब कोई जमा हो जाए ना पल्मोनरी एल्वेोलाई के अंदर, तब। सिक्रीशन जमा हो जाए। हाँ, सिक्रीशन जमा हो जाए। ठीक है। अच्छा। और क्या है ऑप्शन में? नमूनिया है तो उसको फीवर होगा, और बुखार वगैरह, ऐसे कोई नहीं होगा फीचर्स। At a 60-year-old male smoker with 70 pack years, his CT scan shows a periphery situated mass in left hemithorax with rib erosion. What is the 60-year-old smoker है तो एक सीओपीडी, दूसरा डिफरेंशियल क्या है? कैंसर। हम्म। अब यहाँ पे स्मोकिंग की तो कोई बात नहीं, क्या कह रहे हैं कि पर में सिचुएटेड मास अगेन कैंसर, कहाँ पे? लेफ्ट हेमिथोरेक्स में, और वो इतना मास बाहर निकल गया कि उसने रिब्स को भी इरोजन कर दिया। ये सारे कैंसर के फीचर्स हो गए। अब लंग के अंदर या तो सेंट्रल में कैंसर हो सकता है, ठीक है, या पेरिफेरी हाँ। में। अगर सेंट्रल में हम्म कैंसर होगा तो हम क्या करेंगे? रिजिड, सॉरी रिजिड नहीं, रिजिड वापस ले रही हूँ, फाइब्रोटिक ब्रोंकोस्कोप करेंगे, ठीक है, यूज करके हम्म फाइब्रोटिक ब्रोंकोस्कोप यूज करके, जिसको हम कहते हैं ट्रांस ब्रोंकियल बायोप्सी करके, और हम सेंट्रल ट्यूमर से बायोप्सी ले लेंगे, ठीक है। एक ये तरीका हो गया ट्रांस ब्रोंकियल हम्म ब्रोंको, बायोप्सी से। फाइब्रोटिक ब्रोंकोस्कोप यूज करके बायोप्सी ले लेंगे। लेकिन अगर हम्म पेरिफेरल होगा तो उसमें हम क्या करेंगे? ट्रांस थोरेसिक परकुटेनियस हम बायोप्सी लेंगे, ठीक है। ट्रांसफर, ठीक है, हाँ। और अंधे में नहीं करेंगे, अल्ट्रासाउंड गाइडेड करेंगे या सीटी गाइडेड हम्म करेंगे। और इसका और तो यहाँ पे क्या है कि पेशेंट को सिचुएटेड कहाँ है? लेफ्ट हेमीथोरेक्स में, और उसने रिब एरोजन कर दी है, पेरिफेरली सिचुएटेड मास है। तो हम्म उसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रांस ट्रांसथोरेसिक। percutaneous lung biopsy from is useful for पेरिफेरल लंग डिजीजेस, ट्रांसथोरेसिक जाएंगे और अल्ट्रासाउंड हम्म गाइडेड करेंगे। उसका मोस्ट कॉमन क्या नाम है कॉम्प्लिकेशन इस बायोप्सी की क्या होती है कि नीमोथोरेक्स हो सकता है। आपने सही नहीं की तो लंग कोलेप्स हो जाएगा, क्योंकि आपने हम्म लंग बलून की तरह है ना, तो आपने अगर उसमें सुराख कर दिया तो एयर निकल जाएगी और लंग कोलेप्स हो जाएगा, नीमोथोरेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी सही। कॉम्प्लिकेशन क्या है? नीमोथोरेक्स मोस्ट कॉमन। हम्म इसीलिए हम सीटी गाइडेड करते हैं, क्या? सीटी गाइडेड, अल्ट्रासाउंड भी नहीं, सीटी गाइडेड ट्रांसथोरेसिक बायोप्सी करते हैं पेरिफेरल लंग लीजन्स की। आ गया समझ? ठीक, हाँ। अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इन अ पेशेंट हु हैज हिस्ट्री ऑफ कफ फीवर। और ये हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं, तीन तरह के। एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, एक होता है तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, एक होता है गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। हम्म स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसा हम चूज करते हैं जो सेंसिटिव हो। अव्वल बात, क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट सेंसिटिव होता है, और स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसा रखा जाता है जो हर इंसान में आसानी से किया जा सके, ठीक है, हम्म और सस्ता होना चाहिए। फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टेस्ट होता है वो मोस्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। स्पेसिफिक हम्म मतलब अगर टेस्ट में रिजल्ट वो आ गया तो मतलब पक्का वो बीमारी है। सेंसिटिव का या मतलब क्या है कि वो अगर है तो आपके डिफरेंशियल्स बन जाएंगे। जैसे डी डायमर में मैंने कहा था ना, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो तुम्हारे दो तीन डिफरेंशियल्स होंगे, उसमें एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी होगा, ठीक है। हम्म। और गोल्ड स्टैंडर्ड वो होता है कि जो टेस्ट करवाने के बाद आपका 100% पक्का होगा कि डिजीज वो है या नहीं है, ठीक है। हम्म और तो अब हमारे पास यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर पल्मोनरी टीबी इज, आप थूक लोगे पेशेंट की, उसको कल्चर करवाओगे, अगर उसमें एफ फास्ट बेसिलाई बढ़ गया तो वो स्प्यूटम पॉजिटिव होगा, तो उसको आप मतलब उसको टीबी है, ठीक है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है।
हाँ गोल्ड स्टैंड, क्योंकि इसके रिजल्ट आने में 6 दिन लग जाते, 6 हफ्ते लग जाते हैं। अच्छा। तो इसीलिए नॉर्मली हम करते क्या है, सिमेयर पे उसको माइक्रोस्कोप के नीचे थूक लेकर रखते हैं, स्प्यूटम सॉरी, और उस पे देखते हैं आपको एसिड फास्ट बेसलाइन नजर आ जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आप कहते हो हाँ पेशेंट को टीबी है, चलो इसका एटीटी शुरू करो। ठीक है, लेकिन सिमेयर पे फर्क है वर्सेस कल्चर। कल्चर में आप क्या करते हो, आप उसको खाना देते हो स्प्यूटम को, उसमें आप ग्रो करके देखते हो कि एसिड फास्ट बेसलाइन ग्रो हो रहा है या नहीं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, स्प्यूटम फॉर एएफबी कल्चर। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? इसके यार सही जवाब नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडिया की अलग गाइडलाइंस है, अंग्रेजों की अलग गाइडलाइंस है, पाकिस्तान की कोई गाइडलाइंस है नहीं। ठीक है, तो लेकिन हमेशा स्प्यूटम जो होता है वो हमें हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें हम एसिड फास्ट बेसिलाई देख सकते हैं। तो टीबी में तो तुम गोल्ड स्टैंडर्ड पूछे, बेस्ट डायग्नोस पूछे तो तुम स्प्यूटम एफबी कल्चर करोगी, स्प्यूटम कल्चर एफबी सिमियर नहीं करोगी। ठीक है, ये जो तुम्हें मैंने ठीक है। गोल्ड सेंसिटिव और स्पेसिफिक वाली बात बताई ना, ये हमें तुम्हें आगे एमसीक्यूज में काम आएगी। लेकिन फिलहाल टीबी के लिए बेस्ट डायग्नोसिस कैसे होगी और बेस्ट इन गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, स्प्यूटम फॉर एफबी कल्चर। ठीक है। ये ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट जो है इसका दूसरा नाम मंटोक्स टेस्ट है, मेंटोक्स टेस्ट या हम्म। मंटोक्स टेस्ट जो भी कहते हैं। उसका तीसरा नाम है पीपीडी टेस्ट। ठीक है, हम्म। लेकिन ये बहुत यूजलेस टेस्ट है, क्योंकि जिस बंदे को बीसीजी वैक्सीन लगी होगी ना उसमें भी ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हम्म। हमारे मुल्क में तो ये यूजलेस है, लेकिन बाहर मुल्क में ये इस ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट होता है एज फॉर लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी यानी आपकी बॉडी में टीबी बैक्टीरिया है, लेकिन पेशेंट में कोई भी सिम्टम नहीं है। सिम्टम नहीं है तो उसके स्प्यूटम भी प्रोड्यूस नहीं होगा, स्प्यूटम जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो आप उसको स्प्यूटम का स्मेयर और कल्चर नहीं कर सकते। तो उनमें हम्म। हम क्या करते हैं, लेटेंट टीबी के लिए आइग्रा, इंटरफेरॉन गामा रिलीजिंग ऐसे क्या। आइग्रा इंटरफेरॉन गामा रिलीजिंग ऐसे। हाँ लेटेंट टीबी के लिए वो टेस्ट है तुम्हारा। और एक्टिव टीबी के लिए, एक्टिव टीबी पल्मोनरी टीबी एक ही बात है, क्योंकि टीबी हमेशा लंग्स को अफेक्ट करता है ना। हम्म। तो प्राइमरी पल्मोनरी टीबी, एक्टिव टीबी, पल्मोनरी टीबी ये सब एक ही बात हुई। तो उसमें क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड तुम्हारा क्या है, स्प्यूटम कल्चर, और लेटेंट टीबी के लिए आइग्रा। ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट किसी काम का रहा ही नहीं है। ठीक है। In patient with pleural clinical examination of chest will reveal trachea pulled on the affected side। ये ट्रेकिया पुल्ड ऑन द अफेक्टेड साइड कब होगी, जब आपके लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाएगी। देखो लंग्स में फाइब्रोसिस हो गई, ये ट्रेकिया है, अब तुम्हारा फाइब्रोस में लंग्स बहुत यूं कुछ कुछ हो गया, इसने ट्रेकिया को अपनी तरफ खींच लिया। उसी तरह अगर लंग्स में एयर भर गई तो यूं एयर भरी जाएगी, तो ट्रेकिया क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ राइट लंग में होगा। मसला एयर भरेगी तो ट्रेकिया लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम्म। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज यानी पल्मोनरी फाइब्रोसिस में राइट साइड में फाइब्रोसिस होगी तो ट्रेकिया कहाँ होगा, राइट राइट। साइड पर। ठीक है, तो ट्रेकिया पुल्ड ऑन अफेक्टेड साइड ये कहाँ होगा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, तो ये हमारा कट गया। हाइपर रेजोनेंट ऑन अफेक्टेड साइड ये तुम्हारा नीमोथोरेक्स में होगा।